हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम 1 फरवरी से लेकर 2 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। और अभी बहुत जल्दी हम लोग अपना कोर्स लॉन्च करने वाले थे, थोड़ा सा डिले हुआ। हम लोग जनवरी एंड में ही लॉन्च करने वाले थे, लेकिन अभी ऐप थोड़ा अंडर मेंटेनेंस में है तो चीज़ें अभी सही से नहीं हो पा रही हैं, तो इस वजह से कोर्स लॉन्च करने में थोड़ा सा डिले हो रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर वो चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी तो कोर्स जब भी लॉन्च किया जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन उसकी दे दी जाएगी। लेकिन जब तक कोर्स लॉन्च नहीं हो रहा है तब तक अभी और भी हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग अपने वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब पर आपको देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग 1 फरवरी से लेकर 2 फरवरी तक की, 1 और 2 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे ही कोर्स लॉन्च किया जाएगा वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, आप लोग कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। और जब तक नहीं लॉन्च हो रहा है तब तक आपको इसमें यूट्यूब पर भी आपको उसके वीडियोस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है इसमें। नेम द कंपनी विच हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट पेमेंट गेटवे प्लेयर टू प्रोसेस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और डिजिटल रुपी ट्रांजेक्शन्स फॉर ऑनलाइन रिटेल मर्चेंट्स। ठीक है, उस कंपनी का नाम बताइए जो हाल ही में ऑनलाइन खुदरा व्यापारियों के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी या डिजिटल रुपए के लेन देन को संसाधित करने वाली पहले पेमेंट गेटवे बन गई है। ठीक, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है और क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका आंसर आप लोग क्या, मैं ही फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही बताऊंगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सीसी एवेन्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर है सीसी एवेन्यू, इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी, या फिर हम लोग इसको डिजिटल रुपीस बोल सकते हैं, इसी को हम लोग ई रुपीस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो डिजिटल रुपीस ई रुपीस ट्रांजेक्शन्स को ऑनलाइन रिटेल मर्चेंट्स के लिए प्रोसेस करने वाली पहली पेमेंट गेटवे कंपनी जो है वो बन गई है सीसी एवेन्यू। तो ये चीज़ याद रखना, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था, सीसी एवेन्यू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड को हाल ही में अभी पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला हुआ है, किससे? आरबीआई से। और जो ये सीसी एवेन्यू है ये इसी का एक ब्रांड है। कंपनी का नाम क्या है? इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड, इसी का पेमेंट ब्रांड जो है वो सीसी एवेन्यू है। ठीक है, और इसी को अभी हाल ही में किसको? इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड को अभी हाल ही में पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस आरबीआई से मिला हुआ था। ठीक है, तो सीसी एवेन्यू सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए सीबीडीसी ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करेगा। किस बैंक के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ठीक ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। नोट्स वगैरह आप लोग बनाना स्टार्ट करो, मुरारी बापू की कथा के तरीके से नहीं सुनना है, चीज़ों को ध्यान से सुनना है। 1-2 बार वीडियोस वगैरह देख लीजिएगा तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगे। मैं फिर से चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, सुनो आप लोग। ठीक ना, सीसी एवेन्यू सबसे पहले कौन सी बैंक के साथ सीबीडीसी ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करेगा? तो उसका जो आंसर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग आईबीपीएस किसी भी तरीके से कर सकता है, लेकिन जो भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं आप लोगों को याद रखना है। अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप में या थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चन बनाएगा तब भी यही पॉइंट्स होंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के टाइप से भी बनाएगा तब भी यही से क्वेश्चन होंगे, या कोई और नया तरीका इजाद करता है आईबीपीएस क्वेश्चन फ्रेम करने का तब भी क्वेश्चन यहीं से होंगे। तो कुल मिला के जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है, जो भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, ये आप लोग याद रखना, क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होगा। ठीक है, तो सीसी एवेन्यू सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए सीबीडीसी ट्रांजैक्शन प्रोसेस करेगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना और ये भी याद रखना कि ये प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक नहीं है। ठीक ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये प्राइवेट बैंक है, सीसी एवेन्यू इसी के साथ में सबसे पहले सीबीडीसी ट्रांजैक्शन प्रोसेस करेगा। क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन उसको भी हम लोग जानते हैं। डिजिटल रुपीस को लॉन्च करने के पीछे आरबीआई का जो मेन मकसद है, डिजिटल रुपीस क्यों लॉन्च की जा रही है? ठीक है ना, डिजिटल पेमेंट अभी हो गया है तो कैशलेस चीज़ें होती जा रही हैं, सब कुछ फ़ोन पे वगैरह पेटीएम से हम लोग लगातार कैशलेस ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब अभी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने क्या किया है कि डिजिटल रुपीस को भी लॉन्च करने का फैसला किया है। ठीक है ना, फैसला क्या किया, लॉन्च किया ही है। तो आरबीआई डिजिटल रुपीस को लॉन्च करने के पीछे जो आरबीआई का मेन मकसद है, जो मेन मोटो है, वो ये है कि मार्केट में जो भी कैश फ्लो हो रहा है उसको कम किया जा सके। और मार्केट में भी लगभग 32 लाख करोड़, ठीक ना, मार्केट में भी 32 लाख करोड़ रुपए का कैश फ्लो हो रहा है, इसको कम करने के लिए आरबीआई जो है डिजिटल रुपीस लॉन्च किया। दिसंबर 2022 ने आरबीआई ने एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई रुपी रिटेल सेगमेंट
4 बैंकों के साथ 4 शहरों में लॉन्च किया था। ये लाइन फिर से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और नोट डाउन अगर आप लोग करना चाहते हो तो करो। दिसंबर 2022, टाइम याद रखो, ठीक है। दिसंबर 2022 में आरबीआई ने एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई रूपी रिटेल सेगमेंट 4 बैंकों के साथ 4 शहरों में लॉन्च किया था। कौन सी 4 बैंकें हैं ये भी जानना जरूरी है और कौन से 4 शहर हैं ये भी जानना जरूरी है। तो दोनों चीज़ एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले 4 शहर जान लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु कर्नाटका और भुवनेश्वर उड़ीसा, ये 4 शहर हो गए। 4 बैंकें कौन कौन सी हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि कौन सी बैंक नहीं है, कौन सी बैंक के साथ में नहीं लॉन्च किया गया या कौन से शहर में नहीं लॉन्च किया गया एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ई रूपी रिटेल सेगमेंट। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो इसका जो ये 4 बैंकें और 4 शहर आप लोग याद रखना। टोटल आरबीआई ने 8 बैंकों को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है ना, इसके लिए। और ये सब कुछ जो भी होगा फेज वाइज मैनर में किया जाएगा। अभी फर्स्ट फेज में 4 बैंकों को और 4 शहरों को कर लिया है, ठीक है ना। और दूसरे फेज में दूसरे 4 बैंकें होंगी और कुछ और शहर भी होंगे। उनके बारे में भी जान लेते हैं कि दूसरे फेज में कौन कौन सी बैंकें हैं और कौन कौन से शहर होने वाले हैं। तो दूसरे फेज की जो बैंकें हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, मैं लिख दे रहा हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक ना, कोटक महिंद्रा बैंक, ये दूसरे फेज की बैंकें हैं। और सिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, लखनऊ, पटना, इंदौर, कोची और शिमला, ठीक। तो ये दूसरे फेज के लिए हो जाएंगे। तो ये सब भी याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन हो सकेगी यहाँ पर आपको बताया जाएगा। 1-2 बार वीडियो को आगे पीछे करके देखिएगा, चीज़ें आपको याद होगी और कोशिश करो कि यहीं पर याद हो जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बताएगी फर्स्ट फेज में क्या क्या होगा, सेकंड फेज में क्या होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को और एक्सटेंड करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में आईडीएफसी फर्स्ट के बैंक के बारे में बात हुई है ना, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी हाल ही में टोन टैग के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। किसके साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है? टोन टैग के साथ में। किसने पार्टनरशिप किया हुआ है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, ठीक है ना। क्यों किया है पार्टनरशिप ये भी जान लेते हैं। तो डिजिटल रुपीज मर्चेंट आउटलेट पर एक्सेप्ट किया जा सके, जो भी डिजिटल करेंसी होती है, जो भी डिजिटल रुपीज़ होंगी उसको मर्चेंट आउटलेट पर एक्सेप्ट किया जा सके, उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये पार्टनरशिप किया गया है। और टोन टैग की यहाँ पर बात हो रही है, तो टोन टैग दुनिया की सबसे बड़ी ऑडियो बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइडर है, ठीक। तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताई गई। कुछ और चीज़ें पीडीएफ में आपको मिलेंगी। अगर पेड कोर्स हम लोग लॉन्च करते हैं तो उसमें पीडीएफ भी आपको मिलेगा, तो वहाँ पर मिलेगी। और पेड कोर्स अगर नहीं लॉन्च हो पाता है, नहीं करते हैं किसी भी कारणवश से, तो यूट्यूब पर आपको रेगुलरली फ्री वीडियोस मिलते रहेंगे। उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। कंटेंट पूरा दिया जाएगा और आपको फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। As per RBI's recent data, how many micro ATMs are operating across India till December 2022? आरबीआई के हालिया आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक पूरे भारत में कितने माइक्रो एटीएम काम कर रहे हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी करते हो, तो जहाँ पर आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ आती है, आरबीआई की गाइडलाइन, आरबीआई के सर्कुलर, आरबीआई की नोटिफिकेशन या आरबीआई के और जो भी डाटा होते हैं, आरबीआई की जो भी रिपोर्ट होती है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14.19 लाख रुपीज़। 19 लाख रुपीज़ की बात नहीं होगी क्योंकि नंबर ऑफ एटीएम माइक्रो एटीएम पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 14.19 लाख 14.19 लाख माइक्रो एटीएम्स जो हैं वो दिसंबर 2022 तक इंडिया में ऑपरेटेड हैं, पूरे देश में ऑपरेटेड है, ऐसा आरबीआई का डाटा कहता है, जो हाल ही में भी रिलीज़ किया गया, ठीक है। आरबीआई ने जो भी डाटा रिलीज़ किया ये बताया गया और क्वेश्चन इन्हीं में से फ्रेम होंगे, ठीक है ना। और ये जो भी डाटा आरबीआई के द्वारा रिलीज़ किया गया उसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उसको भी हम लोग जानते हैं। तो टू दी पॉइंट चीज़ों को हम लोग जानेंगे, बहुत अननेसेसरी चीज़ें नहीं जानेंगे, टू दी पॉइंट वन लाइनर के फॉर्म में जानेंगे। और चीज़ें फिर से ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है, ठीक है। 2020 के एंड तक इंडिया में टोटल 3.36 डाटा ध्यान रखना। 2020 के अंत तक इंडिया में टोटल 3.36 लाख यानी कि 3.36 लाख माइक्रो एटीएम हुआ करते थे। ये बात हो गई किसकी? 2020 के अंत तक की, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें 2021 के अंत तक की, तो 2021 के अंत तक जो है इंडिया में ये बढ़कर 5.9 लाख माइक्रो एटीएम हो गए, ठीक है। जबकि अगर हम लोग 2022 बात करें तो 2022 के अंत तक माइक्रो एटीएम की संख्या बढ़कर
14.19 लाख हो गई। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था और यही इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। फिर से सुनो आप लोग, 2022 के एंड तक माइक्रो एटीएम की संख्या 2021 की तुलना में लगभग दुगने से भी ज्यादा बढ़कर 14.19 लाख हो गए। तो ये चीज भी ध्यान रखना, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीनों सालों का अलग अलग डाटा दिया गया आपको, 20 का दिया गया, 21 का दिया गया, 22 का क्वेश्चन में पूछा गया था, तो तीनों डाटा आपको मिला। 2022 के एंड तक माइक्रो एटीएम की संख्या तो बढ़ी है, इसी रिपोर्ट में इसी और भी इंफॉर्मेशन दी गई, उसको भी जानते हैं। 2022 के अंत तक माइक्रो एटीएम की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन कैश विड्रॉल की अगर हम लोग बात करें तो वो नहीं बढ़ा है। नंबर ऑफ एटीएम्स बढ़े हैं, कैश विड्रॉल नहीं बढ़ा हुआ है। कितना कितना कैश विड्रॉल हुआ ये भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, डाटा का सारा खेल है तो हम लोग इसको भी जानेंगे। दिसंबर 2022 की अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर 2022 में 19.67 लाख करोड़ का कैश ट्रांजेक्शन विड्रॉल हुआ। कितना? 19.67 लाख करोड़, ठीक है ना। और ये जो बात हो रही है दिसंबर 2022 की हो रही है। दिसंबर 2020 में 19.67 लाख करोड़ का कैश विड्रॉल हुआ। दिसंबर 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं, दिसंबर 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कितना हो गया? 25.2 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है ना। इतने का विड्रॉल हुआ, कैश विड्रॉल हुआ। नवंबर 2022 की अगर हम लोग बात करें तो नवंबर 2022 में 25.5, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 25.2 था और 25.5 लाख करोड़ हुआ है, ठीक है ना। इतने का कैश विड्रॉल हुआ। और दिसंबर 2022 का डाटा अभी कितना विड्रॉल हुआ रिलीज़ नहीं किया गया है आरबीआई के द्वारा, ठीक है ना। तो वो जब रिलीज़ किया जाएगा तो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक। और भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। पर माइक्रो एटीएम पर मंथ कैश विड्रॉल में भी कमी दर्ज की गई है। फिर से सुनो आप लोग, पर माइक्रो एटीएम पर मंथ कैश विड्रॉल में भी कमी की गई है। टोटल 14.19 लाख माइक्रो एटीएम्स में से सबसे ज़्यादा किसके माइक्रो एटीएम है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। टोटल दिसंबर 2022 के अंत तक इंडिया में कितने माइक्रो एटीएम ऑपरेशनल हैं? तो 14.19 लाख माइक्रो एटीएम ऑपरेशनल्स हैं। और इस 14.19 लाख में से 3.55 लाख माइक्रो एटीएम्स जो हैं ये जो है फिनो पेमेंट बैंक के हैं। किसके हैं? फिनो पेमेंट बैंक के। ये चीज़ याद रखना, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आप याद रखना, फिनो पेमेंट बैंक के हैं फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो एसबीएम बैंक इंडिया की बात है, आता है। एसबीएम बैंक इंडिया का जो है उसके पास में 3.3 लाख, कितना? 3.3 लाख माइक्रो एटीएम्स हैं दिसंबर 2000 एंड तक, ठीक है ना। थर्ड नंबर पर एनएसडीएल पेमेंट बैंक आती है। थर्ड नंबर पर क्या आती है? एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक आती है। एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के पास में 2.25 लाख माइक्रो एटीएम हैं। कब तक? दिसंबर 2022 के अंत तक। ये जो 14.19 लाख है उसी का सेग्रीगेशन आपको बताया गया, अलग अलग करके बताया गया कि सबसे ज़्यादा फिनो पेमेंट बैंक में 3.55, सेकेंड नंबर पर एसबीआई में 3.3 और थर्ड नंबर पर एनएसडीएल 2.25, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको गई। तो ये तीनों बैंक, ठीक है ना, रैंक वाइज याद करना। फर्स्ट पे फिनो, सेकंड पे एसबीएम, थर्ड पे एनएसडीएल और किसके किसके पास कितने कितने माइक्रो एटीएम्स हैं, कब तक हैं, ये भी याद रखना। तो डाटा का ही सारा खेल है, बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, चाहे आप स्केल 3 की तैयारी कर रहे हो या फिर स्केल 2 की तैयारी कर रहे हो, बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, या जो भी हाल फिलहाल में इंडियन बैंक वगैरह के एग्जाम आए हुए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का आया हुआ है, ठीक है ना, और आज शायद बैंक ऑफ इंडिया का भी आ गया जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो इनके सबके जो भी फॉर्म आए हुए हैं वहाँ पर उन सारे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आप लोग याद रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which insurance company has recently launched a vehicle insurance policy named Pay As You Drive (PAYD) to offer premiums based on the uses of the vehicle, ठीक है। किस बीमा कंपनी ने हाल ही में वाहन के उपयोग के आधार पर प्रीमियम की पेशकश करने के लिए पे एज यू ड्राइव नाम से एक वाहन बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, बहुत डीप में इसके नहीं जाएंगे। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, वन लाइनर ही रहेगा, बहुत डीप में नहीं जाना है। नेक्स्ट, एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2023, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड ग्रोथ इन 2023?
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक आउटलुक जनवरी 2023 के अनुसार 2023 में भारत की अनुमानित वृद्धि विकास दर क्या है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा 6.1% ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। 2022 की अगर हम लोग बात करें तो 2022 में ये ग्रोथ जो है 6.8% की अनुमानित थी, जबकि 2023 के लिए 6.1% की अनुमानित है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया, इसका आंसर है। और अगर 2024 की बात करेंगे तो 2024 के लिए से फिर से 6.8% अनुमानित किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। इसमें भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जिक्र यहाँ पर हुआ है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये वाशिंगटन DC में हो जाएगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में होगा और इसके MD की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा जो है वो इसके MD हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द G20 इंडियन प्रेसिडेंसी वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच सिटी। ठीक है, G20 इंडियन प्रेसिडेंसी के तहत पहली G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हाल ही में किस शहर में आयोजित की गई, इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ जो है इसका आंसर हो जाएगा। 30-31 जनवरी, ये चीज़ याद रखो, 30-31 जनवरी को इंडिया की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में ये वर्किंग ग्रुप मीटिंग आयोजित की गई थी। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, यानी कि एक साल के लिए, अगले एक साल के लिए इंडिया के पास में G20 की प्रेसिडेंसी है। ये पॉइंट फिर से सुनना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, यानी कि एक साल के लिए इंडिया के पास में G20 की प्रेसिडेंसी है। और जो मीटिंग हुई, ये वर्किंग ग्रुप की ये जो भी मीटिंग हुई, इसका एजेंडा क्या था ये भी जानना जरूरी है। कोई भी मीटिंग वगैरह होती है तो उसका कुछ एजेंडा होता है। क्या था इसका एजेंडा, ये हम लोग जानते हैं। तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा करना, ये इस मीटिंग का एजेंडा था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा इस मीटिंग का उद्घाटन किया गया था। G20 देशों के सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। फ्रांस और साउथ कोरिया के पास में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की सह अध्यक्षता थी। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देशों के पास में इस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की सह अध्यक्षता थी। तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस और साउथ कोरिया। फिर से सुनो आप, फ्रांस, साउथ कोरिया, इन दोनों के पास में इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग की सह अध्यक्षता थी। ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज पर चर्चा करने के लिए G20 की स्थापना 1999 में भी की गई थी। टू दी पॉइंट चीज़ों को हम लोग जान रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ऐसे अननेसेसरी चीज़ें नहीं कर रहे हैं। ठीक, इन सारी चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नेसेसरी बातें करने से कोई फायदा नहीं। टू दी पॉइंट चीज़ें बताई जा रही हैं, नोट डाउन करो, 1-2 बार सुनो, जानो समझो, याद हो जाएगा वीडियो, ठीक है, देखोगे तो याद हो जाएगा। G20 की बात करें तो इसमें टोटल 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन है। 19 देश में कौन कौन से देश आते हैं ये भी जान लेना जरूरी है। जो स्टेट गवर्नमेंट के क्वेश्चंस एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा देश G20 देशों में नहीं आता है या नहीं आता है, ठीक है, तो वो बैंक में भी पूछा जा सकता है। तो G20 में कौन कौन से देश आते हैं पहले ये भी जान लेते हैं। बाकी इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैक्सिमम चीज़ें आपको बताई गई। पहले देशों के नाम जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा, चाइना, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया भी G20 देशों में आता है। फ्रांस, इटली, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान, सऊदी अरेबिया, रसिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, USA, टर्की और यूरोपियन यूनियन। ये 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन इसमें मतलब आते हैं, ठीक है ना। और इस जो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी, ये इंडियन प्रेसिडेंसी में चंडीगढ़ में हुई थी और इस मीटिंग की सह अध्यक्षता फ्रांस और साउथ कोरिया के पास में। ये मैं 3-4 बार आपको बता चुका हूँ, तो ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कोलैबोरेट ऑन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, Confederation of Indian Industry CII and which countries Trade and Investment Commission has recently signed an MOU। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर सहयोग करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ और किस देश के व्यापार और निवेश आयोग ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आती हिंदी में समझ ले, जिसको हिंदी नहीं समझ में आती इंग्लिश में समझ ले। एक्सप्लेनेशन तो ऑटोमेटिकली हिंदी में होता ही होता है। क्वेश्चन समझना जरूरी होता है जिससे कि चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन, जिसको कि ऑस्ट्रेड भी हम लोग बोलते हैं, इसने अभी हाल ही में CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ में कोलैबोरेशन किया। क्यों किया? टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए किया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव के तहत में ये कोलैबोरेशन किया गया है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया फ्यूचर स्किल इनिशिएटिव है, ये एक 4 वर्षीय फ्लैगशिप प्रोग्राम है। बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ पर नहीं जाना है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात हुई है, तो इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। संजीव बजाज जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं। किसके? CII के। तो ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, RBI has recently partially relaxed the restrictions imposed on which bank with regard to transactions made under the liberalized remittance scheme, ठीक है ना, ऑफ LRS। RBI ने हाल ही में उदारीकृत प्रेषण योजना LRS के तहत किए गए लेन देन के संबंध में किस बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों में आंशिक रूप से ढील दी यानी कि पार्शियली रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा SBM बैंक इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी SBM बैंक इंडिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग LRS के बारे में जानते हैं, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, LRS के बारे में जानते हैं, तो ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि जो हमारे पुराने यूजर्स हैं जो चैनल पर लगातार बने हुए हैं, कई बार ये चीज़ें मैंने बताया है, लेकिन फिर से कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उनको भी बताना जरूरी है, समझते हैं इसको। तो LRS स्कीम के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। LRS स्कीम इंडियन रेजिडेंट को यानी कि जो भी भारतीय निवासी हैं उनको 2.5 लाख USD अमाउंट याद रखना, 2,50,000 USD, ये अमाउंट याद रखना, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। LRS स्कीम जो है वो इंडियन रेजिडेंट को, भारतीय निवासियों को 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख USD पर फिनेंशियल ईयर करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स या फिर दोनों ट्रांजेक्शन्स फ्री ऑफ कॉस्ट करने की अनुमति देता है। फिर से सुनो आप लोग, जो LRS स्कीम होती है ये भारतीय निवासियों को यानी कि इंडियन रेजिडेंट को 2.5 लाख USD, 2,50,000 USD पर फिनेंशियल ईयर करंट या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स या फिर दोनों ट्रांजेक्शन्स फ्री ऑफ कॉस्ट करने की अनुमति देता है। ठीक है, यानी कि 2.5 लाख USD तक फ्रीली रेमिटअप किया जा सकता है प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में, प्रत्येक फिस्कल ईयर में किसी भी इंडियन रेजिडेंट के द्वारा किसी भी परमिटेड अकाउंट में। ठीक है ना, और ये जो 2.5 लाख USD ये याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 2023 के LRS स्कीम की लिमिट क्या है। 2023 के लिए, सन 2023 के लिए LRS स्कीम की लिमिट क्या है ये पूछा जा सकता है। ठीक है ना, और जिनका एग्जाम अभी लगा हुआ है फरवरी, मार्च या अप्रैल में, चाहे फिर वो इंडियन बैंक का हो, चाहे फिर वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हो, पंजाब एंड सिंध बैंक का हो, इंडियन बैंक का आया उसका हो, या फिर आज बैंक ऑफ इंडिया का आ गया उसका हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप लोग सुनना। क्वेश्चन इन्हीं सब पॉइंट से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग अलग हो सकती है, जैसे कि लास्ट ईयर GBO में किया गया था, जिन लोगों ने GBO दिया हुआ था वो सब ब्लैंक हो गए थे कि कुछ पढ़ाया नहीं गया था, कुछ पढ़ाया नहीं गया था, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको यहीं से मिला था। पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन चाहे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में पूछ ले, चाहे MCQ के फॉर्मेट में पूछ ले, या कुछ और नया फॉर्मेट कर ले, आप उसका आंसर दे पाओगे। तो जो भी मैं ये बता रहा हूँ सत्यनारायण स्वामी की कथा की तरीके से नहीं सुनना कि वीडियो खत्म होगा उसके बाद में मैं सबको पंजीरी और चरणामृत दूंगा, फिर आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और एग्जाम में सही करके आएंगे। ऐसे नहीं होता है। आँख कान नाक गला सब कुछ खोल के चीज़ों को याद रखा करो, सुनने की कोशिश किया करो ध्यान से, ठीक है, तभी चीज़ें याद हो जाएंगी। और PDF वगैरह में दोबारा देखोगे तो आप जो है चीज़ों को रिवाइज मतलब कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे और अच्छे से याद हो जाएगा। और LRS स्कीम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। LRS के बारे में मैंने बताया ना, 2.5 लाख USD वाला लिमिट बताइए आपको। तो LRS स्कीम जो है वो सबसे पहले 2004 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 2004 में RBI के द्वारा लॉन्च की गई थी। और जिस समय 2004 में ये लॉन्च की गई थी उस समय जो इसकी लिमिट थी 25,000 USD की थी। 2004 में RBI के द्वारा जब ये लॉन्च की गई थी LRS स्कीम तो उस समय इसकी लिमिट 25,000 USD की हुआ करती थी। और ये लिमिट RBI के द्वारा समय समय पर टाइम टू टाइम रिवाइज की जाती रहती है। ठीक ना, फिर से क्वेश्चन पर वापस आते हैं। RBI ने इस क्वेश्चन में इसका जो आंसर है SBM बैंक इंडिया है। अभी इसके बारे में तो मैंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं आप लोगों को, सीधे सीधे LRS के बारे में बताया है। तो अब क्वेश्चन पे फिर से वापस आ रहे हैं। RBI ने पार्शियली SBM बैंक इंडिया को रिलैक्सेशन दिया है LRS के तहत में किए जाने वाले ATM और पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शंस के लिए। 15 मार्च 2023 तक के लिए रिलैक्सेशन दिया गया। ये डेट याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है। 15 मार्च 2023 तक के लिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि RBI ने भी हाल ही में SBM बैंक ऑफ इंडिया को LRS के तहत में ट्रांजेक्शन्स करने के लिए
कुछ रिलैक्सेशन दिया है, तो वो रिलैक्सेशन किस डेट तक दिया गया है, कब तक प्रभावी होगा, तो इस कंडीशन में इसका जो आंसर होगा 15 मार्च 2023, 15 मार्च 2023 तक के लिए ये रिलैक्सेशन दिया गया है। आरबीआई के द्वारा इसे बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो ये डेट याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक। तो मैक्सिमम पॉसिबल इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको यहाँ पर हमने बताया, और कुछ चीज़ें पीडीएफ में भी मिलेंगी थोड़ा बहुत अगर कोर्स लॉन्च करते हैं तो, नहीं तो वीडियोस में जितनी चीज़ें मिल रही हैं इससे काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। एसबीएम बैंक इंडिया यहाँ पर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो एसबीएम बैंक इंडिया के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिद्धार्थ रथ जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हैं। एसबीएम बैंक जो है बेसिकली कौन से देश से बिलोंग करती है ये आपको बताना है, इंडियन बैंक तो है नहीं है ये, ठीक है ना। तो कौन से देश की ये बैंक है ये आपको कमेंट कर बताना है। और ऑप्शन में एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी बैंक भी दिया गया है ना, तो एचएसबीसी इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये भी आप लोग बता देना। और एचएसबीसी बेसिकली कौन से देश की बैंक है, क्योंकि फॉरेन बैंक ये भी है, तो ये भी आप लोग कमेंट कर बताओगे। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑफ श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एंड श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड बाय द आरबीआई। हाल ही में आरबीआई के द्वारा श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वी रामचंद्रा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए वी रामचंद्रा जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फारूक एन सूबेदार जी ने अभी हाल ही में इस कमेटी से रिजाइन किया, तो उनकी जगह पे वी रामचंद्रा जी को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसने रिजाइन किया, किसकी जगह पे वी रामचंद्रा जी को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है, तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा फारूक एन सूबेदार, ठीक ना। फारूक एन सूबेदार जी ने भी हाल ही में इस कमेटी से रिजाइन दिया, तो उनकी जगह पे इनको बनाया गया। अक्टूबर 2021 में SIFL और SEFL यानी कि श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, ठीक ना, इसके वर्किंग बोर्ड को आरबीआई के द्वारा भंग कर दिया गया था। उसके बाद आरबीआई ने एक 3 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया था। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना ही हम लोग जानते हैं। और जो 3 सदस्य हैं, तीनों मेंबर जो हैं उस वर्किंग ग्रुप के, उनके नाम हम लोग जान लेते हैं। तो एक नाम तो आपको ऑप्शन में बता दिया गया, वी रामचंद्रन, ऑप्शन नंबर ए। बाकी 2 है वेंकट नागेश्वर चलासनी, ऑप्शन नंबर बी। ये भी इस मेंबर, इस कमेटी के वर्किंग ग्रुप के इसके मतलब मेंबर हैं, ठीक है। और टी श्रीनिवासन राघवन, ऑप्शन नंबर सी भी इसका मतलब ये भी जो है इसके कमेटी के मेंबर हैं, ठीक है ना। तो बस तीनों मेंबर के नाम हमको जानना है, ऑप्शन में भी तीनों दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। As per recent data released by the RBI, what is the increased digital payment index (DPI) for the September 2022? बढ़िया क्वेश्चन है। आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2022 के लिए बढ़ा हुआ डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स (DPI) कितना है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 377.46, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 377.46 इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने भी हाल ही में डिजिटल पेमेंट इंडेक्स यानी कि DPI जारी किया हुआ है। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या करता है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या है, ये भी थोड़ा सा जानते हैं आसान भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो होता है वो देश भर में होने वाले पेमेंट्स के जो भी डिजिटाइजेशन होता है उसको मेज़र करता है, ठीक ना। और सितंबर 2022 में भी ये बढ़कर 377.46 हो गया, जबकि मार्च 2022 में ये 349.30 था। कब की बात मैं कर रहा हूँ, मार्च 2022 में ये कितना था, 349.30 था। सितंबर 2021 की अगर हम लोग बात करें, सितंबर 2021 की बात करें तो सितंबर 2021 में ये 304.06 था, जबकि सितंबर 2022 की अगर हम लोग बात करें जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो सितंबर 2022 में ये बढ़कर कितना हो गया, सितंबर 2022 में ये बढ़कर 377.46, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इस इंडेक्स के अनुसार देश भर में डिजिटल पेमेंट हर साल 24.13% बढ़ रहा है। जो भी इंडेक्स जारी किया गया, रिलीज किया गया, इसमें कुछ और डाटा भी बताए गए हैं। तो इसी इंडेक्स के अनुसार देश भर में हर साल डिजिटल पेमेंट्स लगभग 24.13% इंक्रीज हो रहा है। 1 जनवरी 2022 को आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कब किया था, 1 जनवरी 2021,
2022 मैंने शायद बोल दिया था, वो गलत है। 1 जनवरी 2021 को आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया था, और जब 1 जनवरी 2021 को डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय 2018 को बेस ईयर माना गया था, ठीक है ना। और 2018 मार्च के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 100 डिसाइड किया गया था। मार्च 2018 के लिए जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो 100 डिसाइड किया गया था। 2018 को बेस ईयर माना गया था। मार्च 2018 का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स 100 माना गया था, और उसी के हिसाब से फिर आगे कैलकुलेशन होने लगी। और आरबीआई डिजिटल पेमेंट के मतलब जो इंडेक्स है इसके 5 पैरामीटर हैं, और सबके अलग अलग वेटेज हैं, उनको भी हम लोग जानते हैं। जो भी ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या है उसके पैरामीटर्स हैं। तो 5 पैरामीटर्स हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो पांचों पैरामीटर कौन कौन है और किसका किसका क्या क्या वेटेज है, सुनो आप लोग एक एक करके। पहला पैरामीटर है हमारा पेमेंट इनेबलर्स, और इसका जो वेटेज है 25% का है। सेकेंड पैरामीटर जो हमारा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर, इसका वेटेज हमारा 10% का है। थर्ड जो हमारा पैरामीटर है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर, इसका जो वेटेज हमारा 15% का है। फोर्थ पैरामीटर जो है हमारा पेमेंट परफॉर्मेंस, इसका जो वेटेज है 45% का है। और जो हमारा फिफ्थ और लास्ट पैरामीटर है वो कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, इसका वेटेज जो है वो 5% का है, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें आपको बताएगी। क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ से भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो ये भी चीज़ें आप लोग याद रखना। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। नेम द कंपनी विच हैज रिसेंटली लॉन्च द इंडस्ट्री फर्स्ट एसेट एम कलेक्ट रिपोजिशंस मॉड्यूल फॉर बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने एनबीएफसीज के लिए उद्योग का पहला एसेट एम कलेक्ट रिपोजिशन मॉड्यूल लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो बस ऑप्शन नंबर सी मोबिक्यूल टेक्नोलॉजी, जिसका आंसर हो जाएगा वन लाइनर रहेगा, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी मोबिक्यूल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। और ये जो मोबिक्यूल टेक्नोलॉजीज है ये मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है, ठीक है ना। डेप्ट कलेक्शन में एक्सपर्टाइज है इसकी, बस इतना ही जानते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। 1 फरवरी से लेकर 2 फरवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। ऐप अगर हमारा सही तरीके से वर्किंग होता है तो पेड कोर्स आपको लॉन्च किया जाएगा, वहाँ पर वीडियो और पीडीएफ दोनों मिलेगा आपको। और अगर आपको कुछ इश्यूज आता है या कुछ ऐसे सिनेरियोस बनते हैं कि कोर्स नहीं लॉन्च हो पा रहा, तो उस कंडीशन में यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस वगैरह मिलती रहेंगी, पीडीएफ शायद फिर ना मिल पाए, ठीक। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। पढ़ाई आप लोग करते रहो, चीज़ों को रिवाइज करते रहो, जो भी एग्जाम लगा हुआ है अच्छे से तैयारी करो और उसका एग्जाम दो। चलो, थैंक यू।